खाली पेट रह रहे हैं तो बहुत दर्द हो रहा है और जैसे ही कुछ खा रहे हैं तो दर्द ठीक हो जा रहा है। क्या ये एक लक्षण है पेट में छाले बनने के? ये काफ़ी स्पेसिफिक जो हम बोलते हैं कि लक्षण हम बोलते हैं कि जो स्टमक अल्सर के लिए होता है कि खास तौर पे कि आप लंबा टाइम खाली रहे, आपने तो आपको दर्द हुआ और रात को दर्द हुआ जिसने आपकी नींद से आपको जगाया और फिर आपने कुछ खाया और तुरंत ही दर्द में आराम आ गया। ये अगर आपको 5-6 चीजें दिखाई दे रही हैं तो एक बार आप अपने आप को जाकर के टेस्ट करा लीजिए स्टमक अल्सर के लिए। ओके, उसमें हम कहते हैं कि अनइंटेंशनल वेट लॉस, कि आप वेट लॉस के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अपना खाना चल रहा है, फिर भी आप लगातार वेट लूज करते जा रहे हैं। दूसरा ये हम कहते हैं कि आपका गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आपने 2 दिन पहले खाना खाया था वो आपको वॉमिटिंग में आ रहा है। डॉक्टर ये है क्या कि अगर पेट के छाले फट जाएं तो वो बाकी बॉडी ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं? सिम्टम है कि बहुत सीवियर पेन होना और ऐसा कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप कर गया, आपका शरीर ठंडा हो गया है, आपको पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आपकी हिस्ट्री रही है या तो कि आप पेन मेडिसिन लेते आते हैं या कभी पहले एच पाइलोरी का भी आपको डिटेक्ट हुआ है, तो इन सब सिनेरियो में आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है और इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करना है। ठीक, इसके बाद फिर इलाज कैसे होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर एक बार पेट में छाले बन गए तो फिर कभी खत्म नहीं हो सकते, लाइफ टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा वरना वो फिर वापस आ जाएंगे। तो उसके लिए एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं, तो कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक होते हैं जो कॉमनली जिसमें 80 to 90% लोग उसमें रिस्पॉन्स रेट आ जाता है, वो क्योर हो जाते हैं। कि अगर पेट में छाले बन गए हैं इनको खाएंगे तो हमारा स्टमक हील होगा। एक फूड आइटम जो कैबेज है, जो ये देखा गया है कि जो बंद गोभी बोलते हैं, तो वो उसका जूस कुछ स्टडीज में ऐसे देखा गया है कि हेल्प करता है अल्सर की हीलिंग के अंदर। पेट में अगर छाले बार बार बन रहे हैं तो कहीं ये स्टमक कैंसर की तरफ इशारा तो नहीं है? इस बात में है सच्चाई? हाँ, ये जो एच पाइलोरी से जुड़ा हुआ अल्सर होता है वो लॉन्ग टर्म में जाके गैस्ट्रिक कैंसर कॉज कर सकता है। क्या आपको बार बार एसिडिटी हो रही है? पेट में खाना खाने के बाद जलन होने लगती है, ऐसा लगता है जैसा खाना ऊपर आ रहा है और सही से पचा नहीं है और इसके लिए आप बार बार एंटासिड खाने लगते हैं, तो हो सकता है ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो। क्योंकि कई लोग ऐसे ही हैं जो एसिडिटी को लंबे समय तक इग्नोर करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो पेट में छाले थे। तो आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि आखिर स्टमक अल्सर है क्या, इसके सिम्टम्स जानने समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और अगर एक बार पेट में छाले बन गए तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं, जिसमें हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि सीनियर कंसल्टेंट और हेड हैं मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, धर्मशाला नारायणा हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक स्टमक अल्सर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी और अवेयरनेस पहुंचा सके। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आसान भाषा में आप एक बार प्लीज बता दीजिए कि क्या है स्टमक अल्सर, पेट में छाले कैसे बन जाते हैं, क्या होते हैं ये? तो बिल्कुल सरल भाषा में समझा जाए तो जैसे रोड में एक गड्ढा हो जाता है, अल्सर वही है कि अगर हमारी स्किन के अंदर या इनर लाइनिंग में कहीं पे कोई ब्रेक हो, डिसकंटिन्यूटी हो, तो और डिप्रेशन हो, तो उसको हम अल्सर कहते हैं। तो अल्सर पेट में, आंत में बहुत सारी जगह हो जाते हैं, बट अगर स्टमक अल्सर की बात करें तो ये स्टमक के अलावा डूडनम, जो उसका एक पड़ोसी एक हिस्सा है, उसके अंदर भी होता है। अब ये पता लग गया कि ये है क्या। अब सवाल उठता है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। तो ये जाने तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, और आज से 1 दशक पहले ये समझा जाता था कि स्ट्रेस और टेंशन इसका मेन कारण है, और काफ़ी सारे लोगों को उसके लिए आइसोलेट किया जाता था और उनको रिलैक्सेशन करने के लिए सलाह दी जाती थी। बट 1984 के अंदर वॉरेन बैरी मार्शल के नाम से एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि एक बैक्टीरिया है जो इसका एक मुख्य कारण है कि जिससे अल्सर होते हैं, और उसको कहें एक वाटरशेड इवेंट, एक पूरी जिसने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जो स्पेशलिटी है उसको ही चेंज कर दिया है। तो अब आजकल हमें पता लगता है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है और उसके लिए ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। बैक्टीरिया के अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जो कि हम इरेगुलर टाइम पे खाना खाते हैं, या फिर जंक फूड काफ़ी यंग पॉपुलेशन खाती है, स्पाइसी है, ऑयली फूड है, ये भी उसके लिए डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है। तो आपने जो स्टमक अल्सर के बारे में हमें चीज़ें बताया, इसमें हम इसी पर ही आते हैं कि कॉजेज़ क्या है? क्या ऐसे कारण हैं कि किसी भी इंसान के पेट में छाले बन जाते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम लोगों ने जो चीज़ें जानी और समझी हैं, इसमें सबसे पहले आपने कहा एक एच पाइलोरी इन्फेक्शन। क्या है ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन और क्या ये इतना खतरनाक इन्फेक्शन है कि सीधे आपके पेट में छाले बना सकता है? ओके, तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया, ये हमारे साथ काफ़ी हज़ारों साल से जुड़ा हुआ है। हुँ। ये एक इवोल्यूशन का पार्ट है। तो अगर हम देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड में कम से कम 50 टू 70% लोग हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। बट सब लोगों में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो जो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करता है? तो कहीं न कहीं जो लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स हैं वो भी उसमें हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को ग्रो करने के अंदर। हुँ। अब वैसे तो स्टमक में काफ़ी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि एसिड अपने आप में ही सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है। हुँ। बट ये बैक्टीरिया कुछ यूरियस नाम की एक एंजाइम बनाता है जिससे कि वो अपने आसपास के एसिड एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज कर पाता है, जिससे वो सर्वाइव कर पाता है और धीरे धीरे जो एक इनर लाइनिंग है, म्यूसिन लेयर उसको बोलते हैं हमको, उसको ब्रेक डाउन करता है और धीरे धीरे उसमें जगह बनाता है। शुरुआती स्टेजेस में वो एक इन्फ्लेमेशन, ये हुँ। सूजन करता है आसपास में, जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं शुरुआत में, वो इंडाइजेशन जैसे ही होते हैं और ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेरा जो लाइफस्टाइल की वजह से है या फिर ये बैक्टीरिया की वजह से है, तो हुँ। उसीलिए डॉक्टर की सलाह भी ज़रूरी होती है। अब अगर यही बैक्टीरिया काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे रहे, ट्रीटमेंट ना हो, लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी उसमें कंट्रीब्यूट करते रहें, तो वो फिर धीरे-धीरे इनर लाइनिंग इरोड करना या उसके अंदर खरोंच के बाद में छाला बनना शुरुआत हो जाती है हाँ। और फिर वो लेट स्टेजेस में जाके सीवियर पेन या कॉम्प्लिकेशन के साथ में प्रेज़ेंट करता है। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन फिर फैलता कैसे है? छूने से, खाने से या किस तरीके से? ओके, तो इसके लिए भी काफ़ी रिसर्च हुआ है कि अब देखा गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो भारत है या एशिया वाले एनवायरनमेंट में, और उसको रूट ऑफ ट्रांसमिशन हम बोलते हैं, तो ओरल होता है या फीको ओरल, मतलब कि एक इंसान के खाने-पीने से दूसरे इंसान के खाने-पीने तक पहुँचे। जहाँ पे सीवेज या सैनिटेशन अच्छा नहीं है, तो वो सीवेज प्लांट के द्वारा बाकी जगह फैल सकता है। अगर कुछ लोगों में ये भी पाया गया है कि अगर वो किसिंग करते हैं या सेम यूटेंसिल्स वगैरह शेयर करते हैं, तो उससे स्प्रेड हो सकता है। हुँ। ठीक ये है। भी कॉमन कारण है। तो अगर हम चाहते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन से बच कर के रहें, तो कुछ ऐसे टिप्स आप बताएँगे कि इससे बच लिए जाए, तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा और फिर पेट में छाले भी नहीं बनेंगे? ओके, तो साइंटिफिक भाषा में 2 टर्म यूज़ किए जाते हैं। एक होता है इन्फेस्टेशन। हुँ। इन्फेस्टेशन मतलब कि बैक्टीरिया का बॉडी के अंदर होना, हुँ। और दूसरा होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब वो उससे कुछ परेशानी कर रहा है। हुँ। तो अब बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी में है क्योंकि वो काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है। हुँ। अब सब लोगों में बैक्टीरिया को इरेडिकेट करना या किल करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। हुँ। वो डिपेंड करता है कि किस इंसान को वो परेशान कर रहा है। हुँ। तो अगर आपको सिम्पटम है, तो आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, ताकि वो डिसाइड कर पाएँ कि आपके केस में आप ट्रीटमेंट की नीड है या नहीं है। ठीक है। और अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से ही स्टमक में मतलब पेट में छाले बने हैं, तो क्या ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और दर्दनाक हो जाता है? ओके, तो इसको फिर समझते हैं कि किसी भी इंसान को कैसे पता लगे हुँ। कि उसको कोई दिक्कत है, तो उसको कहते हैं सिम्पटम, कि कोई पहले लक्षण आएगा। अब वो उसकी नॉर्मल लाइफ़स्टाइल चल रही है, वो उसी को कंटिन्यू करता रहता है, पर बॉडी उसको बताती है राइट, कि अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सिग्नल तो देती है। हाँ, तो सिम्पटम मान के चलें तो इंडाइजेशन के क्या होते हैं? हुँ। तो यूजुअली एक देखने को मिलता है कि ब्लोटिंग है, कि ठीक। पेट खाना खाने के बाद पेट का फूल जाना, हुँ। या फिर कि हमारे ऊपरी हिस्से के अंदर लगातार दर्द बना रहना। ठीक है। पेट कु के ऊपरी पेट हिस्से। के ऊपरी हिस्से के अंदर। कुछ लोगों को लगता है कि छाती में भी अगर जलन हो रही है, हाँ। तो उनको लगता है कि मुझे एच पाइलोरी बैक्टीरिया है। अच्छा। बट वो ज़्यादातर जीईआरडी, हुँ। रिफ्लक्स की वजह से होता है। तो इसलिए जो सिम्पटम को समझना सबसे पहली सीढ़ी है। ज़रूरी है, हाँ। एक बार हमने ये समझा कि ये सिम्पटम है, फिर हम डॉक्टर के पास में गए, फिर वो टेस्ट करेंगे हुँ। कि आपको एच पाइलोरी है या नहीं। अब उसको टेस्ट करने के भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे एक होता है कि ब्रेथ में टेस्ट करना, तो उसमें हम बैक्टीरिया जो यूरियस एंजाइम बनाता है, उसको हम चेक करते हैं। दूसरा होता है कि स्टूल के अंदर चेक कर सकते हैं। तीसरा ब्लड टेस्ट है जिसमें एंटीबॉडी होती है, वो हम चेक कर पाते हैं। चौथा, जो कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है, वो होता है एंडोस्कोपी, और उसके साथ में हम बायोप्सी लेते हैं। अब इसके साथ में भी काफ़ी सारे मिथ जुड़े हुए हैं कि एंडोस्कोपी है, पेनफुल होता है। हाँ। तो ऐसा नहीं है, वो एक सिंपल पेन जैसी ट्यूब होती है, इसके टिप पे कैमरा लगा होता है। 5 मिनट की जाँच होती है, जिसके अंदर हम मुँह के रास्ते छाती के अंदर नली में देखते हैं, खाने की नली, और पेट में देखते हैं, और हमको कारण पता लग जाता है। वो हमको ये भी बताती है कि किसी इंसान को वो प्रॉब्लम नहीं है, हुँ। वरना वो इंसान सोचता रहता है कि मुझे यही प्रॉब्लम है।
सब लोगों को डर लगता है कि पहली बार पेट में गड़बड़ हुई तो मुझे सीधा कैंसर है, ये भी राइट। काफ़ी लोग इससे डर जाते हैं, तो वो भ्रम को दूर करने में भी काफ़ी सहायता करता है। अब इमीडिएटली एंडोस्कोपी के साथ में ही हम एक बायोप्सी को लेके एक रैपिड यूरियस टेस्ट नाम की किट होती है, जिसमें हम सैंपल रखते हैं, कलर चेंज से हम बता पाते हैं कि इंसान को इन्फेक्शन है या नहीं, और इमीडिएटली उनको ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। तो ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए ही हेल्प करता है। ओके। और इसमें एच पाइलोरी के तो आपने हमें बता दिए। दूसरा जो मीडियम था, हमने जाना समझा है कि शायद जो लोग पेन किलर्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, बात-बात पे दर्द की दवाइयाँ खा ली, गोली खा ली, उनमें भी छाले बनने की जो टेंडेंसी है वो बाकियों के कंपैरिज़न में बढ़ जाती है। सच्चाई है इस बात में? ये आपने बहुत अच्छी बात करी है पेन किलर्स के बारे में, कि अपार्ट फ्रॉम एच स्टमक पाइलोरी। अल्सर करना हुँ, के कॉज करने के अलावा वो अपने आप में प्रॉब्लम है कि हुँ, लोग, कोई भी दिक्कत होती है हमारे भारत में खास तौर पे, कि नज़दीकी केमिस्ट के पास में जाके उनसे सलाह लेते हैं और कोई दर्द की दवा ले लेते हैं, हुँ, और उससे उनको थोड़ा टेम्पररी रिलीफ मिल मिल जाता है जाता है। और वो अपने लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रहते हैं। बट यही प्रॉब्लम अगर बार बार हो रही है तो ये जानने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम कहाँ है, हाँ, और ताकि हम उसकी जड़ से उसको ठीक कर पाएँ। ठीक है। अब पेन किलर की अगर हम बात करें तो ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर कुछ जैसे फर्स्ट है पैरासिटामोल है, कुछ एनसेड्स बोलते हैं, क्लास ऑफ ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है। जिसमें कॉमनली हम ब्रूफेन, हुँ, हम ये यूज करते हैं, वोविरॉन है, हुँ, ये ऐसी जो दवाई है जिनमें डाइक्लोफेनेक मिलता है। तो ये खास तौर पे स्टमक अल्सर के लिए प्रिडिस्पोज करते हैं। ठीक है। अब ये कैसे करते हैं? हुँ, यूजुअली ये हमारे स्टमक के अंदर एक केमिकल सिक्रेट करते हैं, हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, जो कि म्यूकस लेयर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। ये क्लास ऑफ ड्रग एनसेड्स खास तौर पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को एंटागोनाइज करता है, मतलब उसको कम करता है मात्रा में, जिससे कि जो म्यूकस लाइनिंग है वो थिन आउट हो जाती है और वो फिर अल्सर के लिए प्रिडिस्पोज करती है। ओके। तो ऐसे में जो लोग दवाइयाँ ज़्यादातर खाते हैं, भले ही नॉर्मल खा रहे हों खुद से ओवर द काउंटर लेकर के, या उनकी अगर कोई बीमारी भी चल रही है, उसके लिए भी अगर लंबे समय तक दवाइयाँ खा रहे हैं, इस वजह से भी हो सकते हैं उनके पेट में छाले बनने की? हाँ जी। अब एक तो ये है कि एनसेड्स हैं हुँ, जो लोग किसी दर्द की वजह से ले रहे ले हैं। लेते हैं। दूसरे कुछ लोग हैं जिनको दवाई लेना ज़रूरी है, जैसे बीमारी है कि कोई, हाँ। एस्पिरिन, जो हुँ, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और हुँ, उनको ब्लड थिनर्स एडवाइस किए जाते हैं, हुँ, ताकि उनकी हार्ट की और ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग ना हो। अब वो एक ज़रूरी चीज़ है, हाँ, बट कुछ लोगों में ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वो इनर लाइनिंग को भी धीरे-धीरे करके इरोड करना चालू करता है और अल्सर के लिए प्रिडिस्पोज करता है। ठीक और है। काफ़ी हमारे प्रैक्टिस में हमको ये देखने को मिलता है कि लोग जो एल्डरली लोग हैं, हुँ, हुँ, और इमरजेंसी में केसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं कि हुँ, रिसेंटली हार्ट का उनके स्टेंट हुई और बाद में उनके कुछ ब्लीडिंग हुई और उसके लिए उनको गैस्ट्रो की सलाह लेनी पड़ी। ठीक है, तो ये हो सकता है। हाँ जी। हमने पहली बात की एच पाइलोरी इन्फेक्शन, दूसरा पेन किलर। तीसरा हम डाइट पर आते हैं, क्योंकि डाइट का भी मेजर रोल है पेट में छाले बनने की जो दिक्कत होती है उससे। तो क्या जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, लेट खाते हैं, डिनर सही से नहीं करते हैं, या हेवी, या जैसे हमारे यहाँ पे थोड़ा-सा कल्चर है कि एक्स्ट्रा खाने का, हम नॉर्मल कम खाते हैं, जब तक गले तक ना भरे तो हम ना खाते हैं। तो इस तरीके की जिनकी डाइटरी हैबिट्स सही नहीं है, उनमें भी चांसेस है कि हाँ, इनमें पेट में छाले बन सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात करी हुँ, है कि डाइट के बारे में डिस्कस करना हुँ, बहुत ज़रूरी है। हुँ, कि आज की तारीख में लाइफ़स्टाइल है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी चीज़ में, और डाइट डेफ़िनेटली की बात है। अब इसको हम कहते हैं कि माइंडफुल ईटिंग, हुँ, मतलब कि आप जो खा रहे हैं, वो आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? हाँ। अब इसके एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें तो हम फाइनेंस को देखते हैं, तो हम काफ़ी पर्टिकुलर रहते हैं कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बहुत फ़ोकस्ड रहते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, बट इसी को अगर हम कैलोरी टर्म्स में देखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज़ उसके अंदर हैं और हम उसको कितना यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर में जुड़ जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिल्कुल। अब जो ख़ास तौर पे जंक फूड होते हैं, हुँ, जैसे कि पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, वो उनको हम कैलोरी बॉम्ब्स कहते हैं। मतलब छोटा, या स्वीट्स वगैरह आप लेंगे तो मात्रा थोड़ी-सी होगी, आपका पेट भी आपको लगेगा नहीं भरा, और आप उसके और खाते चले जाएँगे, हुँ, और आप रियलाइज़ नहीं करेंगे कि पूरे दिन की जितनी कैलोरीज़ आपको चाहिए थी, वो आपने एक मील में ही ले ली है। अच्छा। अब जो बात आती है स्पाइसी ऑयली खाने की, अब जितना भी वो टेस्टी होता है, तो जो डीप फ्राइड फूड है या ज़्यादा मसाले वाला है, वो हम टेस्टी लगेगा तो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाएँगे। हुँ, अब उसके बाद में क्या होता है, तो स्टमक डिस्टेंड होता है, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड से। दूसरा, क्योंकि उसमें फैट है, तो खाना काफ़ी देर तक पेट में रहेगा। हुँ, तीसरा, वो स्पाइसी है, तो इनर लाइनिंग को और इरिटेट करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्टमक इन्फ्लेमेशन, हुँ, गैस्ट्राइटिस को बढ़ाते हैं, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम जाके अल्सर के लिए प्रिडिस्पोज करता है। तो डाइट की अगर हम बात करें तो ये ज़रूरी है कि हम लेट नाइट खाने को अवॉइड करें। बिल्कुल। अगर हो सके
तो जैसे हमारे कुछ कल्चर्स हैं, खासतौर पर भारत में जैन वगैरह हैं, जो सनसेट से पहले खाना खा लेते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है कि हम ये चाहेंगे कि एटलीस्ट 3 घंटे का गैप हो आपके डिनर में और सोने के टाइम में, ताकि स्टमक उस टाइम के अंदर उस खाने को डाइजेस्ट कर पाए, ताकि जब आप सोएं तो डाइजेशन को, पेट को थोड़ा रिलैक्सेशन मिले। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको ये जो टेस्टी फूड खाना है तो उसको दिन में खाने की कोशिश करें, कम मात्रा में लें, और हो सके तो उसको जितना कम हो उतना खाने की कोशिश करें। ठीक है, ये तो हमारे नॉर्मल डाइट की बात हुई। ये हम सब जानते हैं कि आज के समय में अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, रेडी टू ईट वाले जो चीज़ें हैं उसका चलन भी बहुत बढ़ गया है। आप लाइए 10 मिनट में बनाइए, पका पकाया ऑलमोस्ट कुक खाने मिलते हैं। तो इस तरीके के जो फूड्स को अगर रोज कंज्यूम किया जाए तो ये भी क्या पेट में छाले बना सकता है? हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि आजकल के खासतौर पे यंग जनरेशन है, राइट। वो उनको सारी चीज़ें कन्वीनिएंट चाहिए, सुविधाजनक होनी चाहिए, और कहीं न कहीं जो अभी हमारा कल्चर हो गया है, मोबाइल है, इंटरनेट है, तो सारी चीज़ें तुरंत अवेलेबल हैं। राइट। तो रेडीमेड फूड है, वो सहूलियत तो देता है, हाँ। बट वो आपके शरीर को पोषण है, वो उतना नहीं देता नहीं है। देता। तो इसलिए हम हमेशा सलाह ये देते हैं कि खाना है वो अनप्रोसेस्ड हो, जितना नेचुरल फॉर्म में हो, और हो सके तो आप उसको घर पे बनाएं, स्लोली कुक करें, उससे जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी मेंटेन होती है, और उसका टेस्ट है वो भी मेंटेन होता है। तो एज फार एज पॉसिबल जो आप ये रेडी टू मेड फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। ठीक है। और फ्रोजन वगैरह भी जो खाने हैं, इवन आपने भी सुना होगा कि आजकल फूड अडल्ट्रेशन कितना हो रहा है, हर खाने में मिलावट हो रही है, पनीर हो, चने हो, खीरे हो, सब चीज़ों में मिलावट, फूड कलर्स डाले जा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनिक फूड जो मिलता था पहले, जितना फ्रेश खाना मिलता था वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया पहले के मुकाबले। तो ये भी एक है कि इसकी वजह से भी आपके शरीर में पेट में छाले बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। शरीर में छालों के अलावा और भी बहुत दुष्प्रभाव होते हैं, जो भी प्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं, फ्रोजन आइटम्स के प्रिजर्वेटिव हमें नहीं मालूम कि उसमें क्या है। अगर आप कभी भी किसी फूड आइटम के बैक लेबल पे पढ़ेंगे, शुरुआत की 80% चीज़ें आप पढ़ पाएंगे, लास्ट को 20% में कुछ केमिकल या नंबर लिखा हुआ होता है, जो किसी को नहीं पता कि इसमें क्या कलर ऐड किया हुआ है, क्या किया हुआ है। तो ये ज़रूरी है कि आप पैक्ड आइटम जितना हो सके उसको अवॉइड करें। अब इसके देखने का नज़रिया है कि हम अगर अपने पड़ोसी किसी सब्जी वाले के पास में जाएंगे तो वहां से हमको हमेशा फ्रेश सब्जियां ही मिलेंगी, वो सीजनल होंगी, तो उनकी कॉस्ट भी कम होगी। अब आप गर्मी के मौसम में सर्दी में उगने वाली चीज खाना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्रेविंग है। और कहीं ना कहीं फूड ट्रेंड्स भी चलते हैं कि हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि इसका ये हेल्थ बेनिफिट है, तो लोग उसके लिए खाने की कोशिश करते हैं। बट सिंपल सलाह ये रहती है कि उस मौसम में आने वाली जो भी सब्जी है, जो भी फ्रूट्स है, आप वो कंज्यूम करें, उससे फ्रेश मिलेगा, सस्ता मिलेगा, और आपकी फूड की वैरायटी भी बनी रहेगी, जो सीजनल आप चेंज करते जाएंगे। बिल्कुल। हमने जो भी अभी कॉजेस पर बात की कि पेट में छाले बनने के मेजर क्या-क्या कारण हो सकते हैं। हमने एच पायलोरी इन्फेक्शन हो गया, पेन किलर्स, डाइटरी वाली चीज़ें, उन सब पे डिस्कस किया। हम अब सिम्पटम्स पर आते हैं, क्योंकि हमारे लिए लक्षण समझना भी बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा कि अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ सिम्पटम्स है, हम आपसे एक-एक करके पूछेंगे। आप प्लीज़ बताइएगा कि अगर किसी के शरीर में ये बदलाव दिखे तो क्या उसे समझ जाना चाहिए कि शायद पेट में छाले पनप रहे हैं। सबसे पहले कि खाना खाने के बाद पेट बहुत ज़्यादा भारी और ब्लोटेड रहे और ये लंबे समय से चला आ रहा है, तो क्या एक बार सोचना चाहिए कि शायद पेट में छाले तो नहीं बन रहे हैं? हाँ, ये ज़रूरी चीज़ है कि अगर वो लंबे समय से चल रहा है तो डेफिनेटली एक संभावना हो सकती है। ठीक है। और कितना समय हम मान के चल सकते हैं? आमतौर पे महीने तक हम बात करते हैं, क्योंकि ब्लोटिंग अगर आप देखें सिम्टम एज सच क्यों होता है, तो उसको हम, क्योंकि पेट का ज़्यादा मात्रा में खाना खाने से फूल जाता है, या फिर आप फूड को अच्छे से प्रॉपरली च्यू नहीं करते हैं, जल्दबाजी में खाते हैं, या साथ में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हैं, या खाना खाते वक्त ज़्यादा बातचीत करते हैं तो आप एयर को स्वॉलो करते हैं। तो एक ही सिम्टम के बहुत सारे कारण होते हैं, बट अगर यही सिम्टम लगातार काफ़ी महीनों तक अगर बना आ रहा है तो डेफिनेटली एक अल्सर होने की संभावना हो सकती है। ठीक है। अगर पेट खाली पेट रह रहे हैं तो बहुत दर्द हो रहा है और जैसे ही कुछ खा रहे हैं तो दर्द ठीक हो जा रहा है, क्या ये एक लक्षण है पेट में छाले बनने के? ये काफी स्पेसिफिक जो हम बोलते हैं कि लक्षण हम बोलते हैं कि जो स्टमक अल्सर के लिए होता है, कि खास तौर पे कि आप लंबा टाइम खाली रहे, आपने तो आपको दर्द हुआ और रात को दर्द हुआ जिसने आपकी नींद से आपको जगाया और फिर आपने कुछ खाया और तुरंत ही दर्द में आराम आ गया, तो ये काफी एक सिम्टम है जो अल्सर होने की संभावना काफी ज्यादा बताता है। अगर आपके स्टूल में बदलाव होने लगे, तो बहुत ज्यादा स्टूल में दिक्कत होने लगे, इवन कई बार ब्लैक स्टूल या स्टूल में खून आने लगता है, तो क्या ये भी एक इशारा है
कि पेट में छाले हैं? अब स्टूल की अगर हम बात करें तो टर्म यूज करते हैं ऑल्टर्ड बाउल हैबिट, कि Altered. आपकी जो नॉर्मल हैबिट है उससे कुछ चेंज हुआ। वो लूज स्टूल्स भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, बट कुछ हम अलार्म सिम्टम बोलते हैं, जैसे कि स्टूल के कलर में चेंज होना। कि अगर आपको ब्लैक स्टूल आ रहे हैं, जैसे कि ब्लैक टार होता है, जो रोड जैसे हमारे बाल हैं इतने काले स्टूल आ रहे हैं, या स्टूल में आपको ब्लड दिख रहा है, या आपको वॉमिटिंग में कभी ब्लड आता है, अच्छा। तो ये बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन है जिसमें आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो दिखाता है कि अल्सर नहीं है, अल्सर कॉम्प्लिकेट हो गया है, मतलब उसमें ब्लीडिंग होने की संभावना है। तो अल्सर इस सिम्टम को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ ऐसे और लक्षण जो आप हमें बताना चाहेंगे एक ऑडियंस के लिए कि हाँ, ये अगर आपको 5-6 चीजें दिखाई दे रही हैं, तो एक बार आप अपने आप को जाकर के टेस्ट करा लीजिए स्टमक अल्सर के लिए। ओके, उसमें हम कहते हैं कि अनइंटेंशनल वेट लॉस, कि आप वेट लॉस के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अपना खाना चल रहा है, फिर भी आप लगातार वेट लूज करते जा रहे हैं। दूसरा ये हम कहते हैं कि आपका गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आपने 2 दिन पहले खाना खाया था, वो आपको वॉमिटिंग में आ रहा है। अच्छा। और वो आप पचा हुआ खाना, वो क्यों होता है कि जब अल्सर लंबे टाइम तक रहता है तो जो पेट का एग्जिट डोर होता है, जो बाहर वाला होता है, वो नैरो होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से खाना पेट में लंबे टाइम तक रहता है और वो फिर वॉमिटिंग के फॉर्म में बाहर आता है। तीसरा होता है फटीग, कि आपको बहुत थकान रहना, और अनीमिया, कि बॉडी में हीमोग्लोबिन का कम होना। काफी सारे यंग मेल्स तो हमारे पास में आते हैं जिनको लो हीमोग्लोबिन पता लगता है, और बाद में जब हम उनकी जांच करते हैं तो कहीं उनके अल्सर काफी ज्यादा लोगों में हम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो क्या पेट में छाले बनते हैं तो वो शरीर से खून भी चूसने लगता है? वो खून चूसता नहीं है, इस तरीके से समझे हम कि जैसे रोड में अगर गड्ढा हो गया, नीचे एक जो पाइपलाइन है वो फट के फव्वारे के फॉर्म में बाहर निकल रही है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इनर लाइनिंग में ब्लड वेसल्स होती हैं। जब अल्सर उसको इरोड कर देता है ऊपर वाली सतह को, तो नीचे से ब्लड वेसल एक फव्वारे के फॉर्म में ब्लड के तरीके से पेट के अंदर वो ब्लीडिंग होती है। डॉक्टर, ये है क्या कि अगर पेट के छाले फट जाएं तो वो बाकी बॉडी ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो एक जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन हमने ब्लीडिंग डिस्कस किया, दूसरा है परफोरेशन। परफोरेशन का क्या होता है, जो पेट की एक इनर लाइनिंग है उसमें से ब्लीड वो धीरे धीरे गड्ढा होने लगा और उसने पूरी की पूरी उसके अंदर छेद कर दिया। तो जो स्टमक का एसिड है अब वो अंदर ना रह के बाकी बाकी ऑर्गन्स के अंदर स्प्रेड करेगा, और उससे एक बीमारी कहते हैं पेरिटोनाइटिस, कि अंदर पूरा सूजन हो जाएगा। वो डेफिनेटली एक मेडिकल इमरजेंसी है और काफी लोगों में उसमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर इसके सिम्टम क्या है, सिम्टम कि बहुत सीवियर पेन होना, और ऐसा कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप कर गया, आपका शरीर ठंडा हो गया है, आपको पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और आपकी एक हिस्ट्री रही है कि या तो कि आप पेन मेडिसिन लेते आते हैं, या कभी पहले एच पाइलोरी का भी आपको डिटेक्ट हुआ है, तो इन सब सिनेरियो में आपको तुरंत डॉक्टर सलाह लेनी है और इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल। और कुछ जो आप हमें इमरजेंसी आपने चीज़ें बताई, अगर किसी को समझ में आ गया कि पेट में छाले बन रहे हैं, कोई टेस्ट है जिससे पता लग सकता है कि हाँ, ये पेट में छाले ही बने हुए हैं? ओके, तो शुरुआती तौर के अंदर अगर हम जब सिम्टम आते हैं इंडाइजेशन वाले हैं, जिसके लिए हम खासतौर पे डॉक्टर से सलाह लेते हैं, तब जो हमने टेस्ट डिस्कस किए थे, एच पाइलोरी को डायग्नोस करने के अलावा जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो एंडोस्कोपी ही रहता है, कि एंडोस्कोपी से हम 5 मिनट में ही पेनलेस तरीके से, नॉन सर्जिकल तरीके से ये बता पाते हैं कि स्टमक की इनर लाइनिंग कैसी है। क्या उसमें कहीं पे रेडनेस, सूजन है, कहीं पे कुछ खरोंच, इरोजन है, कहीं पे कोई अल्सर तो नहीं है, कहीं कोई ब्लीडिंग का एविडेंस तो नहीं है। तो हम सेम टाइम पे जो सिम्टम है उसका डायग्नोस कर पाते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी ऑफर कर पाते हैं। ठीक है, ओके। तो आपने जो हमें टेस्ट बता दिया, अगर किसी ने कर लिया, उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, उनको मतलब स्टमक अल्सर है, डॉक्टर ने बता दिया कि आपके पेट में छाले बने हैं, इसके बाद फिर इलाज कैसे होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर एक बार पेट में छाले बन गए तो फिर कभी खत्म नहीं हो सकते, लाइफ टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, वरना वो फिर वापस आ जाएंगे। तो ये काफ़ी हम आजकल जो मिथ वर्सेस फैक्ट्स वाले चीज़ें चल रही हैं, कि लोगों को बिलीफ है कि क्योंकि पहले ऐसा होता था। आज से हम 50 साल पहले बात करें तो जो हमारी सीनियर जनरेशन है उन्होंने वही टाइम देखा था कि अल्सर किसी को हो गया तो वो लाइलाज है, आजीवन रहेगा और आगे जाके वो कैंसर बन जाएगा, ये बिलीफ रहते थे। बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, तो आज की तारीख में ये बात सही नहीं है। जो मुख्यतः कारण है इनके, उनका सबका इलाज उपलब्ध है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उसके लिए एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं, जो कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक होते हैं, जो कॉमनली मेट्रोनिडाजोल है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, अमोक्सिसिलिन है, और साथ में एक क्लास ऑफ ड्रग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं जो एसिडिटी को रेगुलेट करते हैं। वो हम 2 हफ्ते के लिए देते हैं, जिसमें 80 to 90% लोग उसमें रिस्पॉन्स रेट आ जाता है, वो क्योर हो जाते हैं। बट एंटी एसिडिटी मेडिसिन भी हमको
4 से 6 हफ्ता चलानी पड़ती है। तो पर एच पाइलोरी से जुड़े हुए अल्सर ट्रीटेबल हैं, क्यूरेबल हैं। और जो दूसरी क्लास ऑफ ड्रग्स आती है एनसेड्स, तो पेन मेडिसिन है, उसका सरल उपाय है कि आप जो दर्द की दवाइयाँ लेते हैं उनको आप डॉक्टरी सलाह के साथ में उसको बंद करें या चेंज करें, और साथ में एक एंटी एसिडिटी मेडिसिन हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, रेनिटिडीन है, वैसी मेडिसिन है, वो साथ में हम प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो हम कर सकते हैं, जिससे कि हम डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जो अल्सर का प्रीडिस्पोजिशन है उसको अवॉइड करें। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अल्कोहल है और स्मोकिंग है, जिसको काफ़ी यंगस्टर लोग हैं इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हाँ। सोशलाइजेशन का पार्ट बना रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हो सके एज फार एज पॉसिबल तो इनको आप ना लें, सेवन ही ना करें, अवॉइड करें, और फॉर वॉट एवर रीजन आप लेते हैं तो उनको एज लो एज पॉसिबल मिनिमाइज करने की कोशिश करें। ठीक है। और अगर इन सब चीज़ों का जो आपने हमें दवाइयाँ बताई, तो ये ले रहा इंसान तो कितने दिनों का कोर्स रहता होगा पेट के छाले को ठीक करने के लिए? ओके, एच पाइलोरी के लिए तो 2 हफ्ते का कोर्स होता है, ठीक है। और इसके बाद में हम एंटीबायोटिक 2 हफ्ते के लिए देते हैं, और उसके एडिशनल 4 हफ्ते के लिए एंटी एसिडिटी वाली मेडिसिन देते हैं। तो 6 हफ्ते तक की मेडिसिन देने के बाद फिर हम 4 हफ्ते का गैप रखते हैं, और उसके बाद में रीटेस्ट करते हैं कि वो बैक्टीरिया क्योर हो गया है। क्योर हो गया। तो उसमें 80-90% क्योर आज की तारीख में अवेलेबल है। ग्रेट। मतलब मोटा मोटी 2 हफ्ते तक में ट्रीटमेंट चलता है। बिल्कुल। इस दौरान आप कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी बोलते हैं पेशेंट्स को कि खाने के अपने जो डाइट के लाइफस्टाइल में ये बदलाव कर लीजिए? देखो, कुछ तो जनरल एडवाइस है, कुछ स्पेसिफिक है। जनरल यही है कि आपको जो जंक फूड है, स्पाइसी ऑयली फूड है, वो मिनिमाइज करना है, डिनर जल्दी लेना है, खाना है, ऐसे ओवर ईटिंग नहीं करनी है। और जो कुछ स्पेसिफिक एडवाइस है वो एंटीबायोटिक रिलेटेड है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो गुड बैक्टीरिया है उसको तो किल करता है, कई बार जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं उन पे भी इसका थोड़ा इफेक्ट होता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम साथ में प्रोबायोटिक्स देते हैं, जो प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन भी होती है, बाकी जो योगर्ट है, कर्ड है, वो भी इसमें हेल्प करता है। दूसरा कि एंटीबायोटिक के कई बार लोगों में स्टूल्स हैं वो लूज स्टूल्स हो जाते हैं, डायरिया होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अच्छा। तो और कुछ लोगों में इनिशियली जो थोड़े सेंसिटिव लोग होते हैं वो एंटीबायोटिक लेने के बाद उनको और डिस्कम्फर्ट होता है, बट ये सब लोगों में नहीं होता है, और यूजुअली 1-2 दिन के अंदर ये ठीक होता चला जाता है। और बट इंपॉर्टेंट बात ये कि जो लोग ये 2 हफ्ते का कोर्स पूरा करते हैं उनको उसके बाद में काफ़ी ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आता है अपने सिम्टम के अंदर, वो कहते हैं, और काफ़ी लंबे टाइम तक वो अपनी जो बेसिक बीमारी जिनसे जूझ रहे थे उससे वो रिलीफ और राहत महसूस करते हैं। लेकिन अगर उन लोगों ने दवाइयाँ खा ली, ठीक कर लिया सब कुछ, फिर से वही लाइफस्टाइल फॉलो करने लगे तो वापस आ जाएगा पेट में छाला? अब लाइफस्टाइल तो सारी रूट कॉज है ही हर चीज़ के लिए। बैक्टीरिया एज सच लाइफस्टाइल से नहीं आता है, बट क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो दूसरे इंसान से आने की संभावना रहती है, बट आप उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कुछ जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है वो यही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना के रखें, अपने माइंडफुल ईटिंग को प्रैक्टिस करें, और अल्कोहल और स्मोकिंग से दूरी बनाए रखें। और जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन वाली चीज़ है उसमें अगर हम, आपने जो हमें सारी चीज़ें बताई पेट में छाले की, क्या ये भी ऐसा होता है कि फिर से इन्फेक्शन होगा तो फिर से छाला और भी ज़्यादा अग्रेसिव फॉर्म में आएगा? ये कॉमनली चीज़ होती है कि अगर बैक्टीरिया पहले रहा है तो उसने गैस्ट्राइटिस किया हुआ है, तो स्टमक लाइनिंग ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है, और वो बार बार इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो जो अल्सर है वो और डीप होगा, तो इसलिए उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि एक बार आपको एच पाइलोरी हुआ तो आपने ट्रीटमेंट लिया, फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार फॉलोअप में रहना है, जो फॉलोअप टेस्ट वो बताएंगे वो आपको कराना है, और उसके बाद में भी कभी कोई दिक्कत आती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। एक चीज़ इसमें जो हमने बात की कि अगर बार बार छाले बन रहे हैं तो लोगों को लगता है कि शायद कैंसर से तो इसका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पेट में अगर छाले बार बार बन रहे हैं तो कहीं ये स्टमक कैंसर की तरफ इशारा तो नहीं है, इस बात में है सच्चाई? हाँ, ये जो एच पाइलोरी से जुड़ा हुआ अल्सर होता है वो लॉन्ग टर्म में जाके गैस्ट्रिक कैंसर कॉज कर सकता है, स्पेशली एशियन पॉपुलेशन के अंदर। तो जो चाइना है, जापान है, वहाँ पे ये स्टडीज हुई हैं, बट भारत के अंदर ऐसे लॉन्ग टर्म के अंदर जितने भी लोगों को एच पाइलोरी है और उनको कैंसर हो रहा है ऐसा प्रूव नहीं हुआ है। उसको हम एक इंडियन एनिग्मा कहते हैं हमारे इसमें। बट ये है कि अगर आपको एच पाइलोरी बैक्टीरिया है तो आपको उसको ट्रीटमेंट जरूर लेना है। ठीक है। कुछ ऐसे खाने की चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए कि अगर पेट में छाले बनने की टेंडेंसी है या बन सकते हैं इन खानों से तो बिल्कुल मना कर दें, और कुछ ऐसी चीज़ें जो पेट को हील करेंगे हमारे, कि अगर पेट में छाले बन गए हैं इनको खाएंगे तो हमारा स्टमक हील होगा? तो जो अल्सर को प्रेडिस्पोज करते हैं, सबसे पहली चीज़ अल्कोहल है। दूसरा स्मोकिंग मतलब निकोटीन जो किसी भी फॉर्म में आ रहा है, कि स्मोकिंग के अलावा अगर आप टोबैको चू भी करते हैं तो वो भी एक कारण है, तो उसको आप बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ होती हैं टी,
कॉफ़ी, तो इसके अंदर भी आपको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है और लेट नाइट में नहीं लेना है। तीसरी चीज़ है खाने के अंदर कि स्पाइसी और ऑयली खाना, तो जो आप खासतौर पे प्रोसेस्ड फूड आइटम है या जंक फूड आइटम है, उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। अब इनके अलावा जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड और सब बेवरेजेस होती हैं, तो वो आपको अवॉइड करने हैं। ठीक है। तो ये आपको अवॉइड करना है। और जो हेल्दी फूड है, वो हम देखने जाएँ तो हाई फाइबर कंटेनिंग फूड्स होते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और प्रोबायोटिक रिच कर्ड, योगर्ट हैं, ये हमको लेना चाहिए। अब इसमें कुछ जूसेस होते हैं जो सिट्रस होते हैं, जिसके ऑरेंजेस हैं, मौसमी हैं, वो कुछ लोगों के अंदर एसिडिटी प्रिडिस्पोज कर देते हैं, तो उनको वो अवॉइड करना चाहिए। एक फूड आइटम जो कैबेज है, जो ये देखा गया है कि जो बंद गोभी बोलते हैं, तो वो उसका जूस कुछ स्टडीज में ऐसे देखा गया है कि हेल्प करता है अल्सर की हीलिंग के अंदर। तो इसका ये नहीं है कि आप होम रेमेडी काफी लोग करते हैं, बट ये आप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। परफेक्ट, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम लोगों ने अब तक जो भी बातचीत की है उससे हम शायद हमारी ऑडियंस को काफी ज्यादा मदद मिली होगी। जाते जाते बस हमारी ऑडियंस के लिए एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज आप ये जरूर बता दें कि अगर वो चाहते हैं उनके पेट में छाले कभी बने ही ना, तो क्या ऐसे 4-5 प्रिवेंटिव टिप्स जो वो ले सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट आगे उनको कभी पेट में छाले बनने की टेंडेंसी ना बने। इसके लिए सबसे सिंपल एबीसी टर्म्स के अंदर हम बात कर सकते हैं। एक से है कि एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, कि आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है और खाना है वो रेगुलर टाइम पे खाना है। दूसरा इसको माइंडफुल ईटिंग बोलते हैं। तीसरा ये है कि आप जो भी अपना वेट है उसको नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि ओबेसिटी इटसेल्फ एक डिजीज है जो अल्सर के लिए डिस्पोज भी कर सकती है। ठीक है। जो आप हेल्दी लाइफस्टाइल है, डाइट है, इसके अलावा मेडिसिन हैं, तो कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं वो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। और अगर आपके सिम्टम्स हैं इंडाइजेशन से जुड़े हुए, तो उसको नजरअंदाज ना करें। ऐसा ना हो कि आप बार बार मेडिसिन लिए जा रहे हैं और सिम्टम्स को मास्क कर रहे हैं। दिक्कत अगर परेशान कर रही है, लंबे टाइम से है, तो जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर ध्यान में रखते हैं तो पेट में छाले बनने की टेंडेंसी को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। परफेक्ट। तो आई थिंक सेशन में हम लोगों ने जो भी बातचीत की है वो बहुत ही फ्रूटफुल रही। आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस के लिए बताया कि पेट में छाले क्यों बन जाते हैं, इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। खास करके आपने सिम्टम्स बताए जो समय रहते पहचानना समझना बेहद जरूरी है, सो दैट समय रहते इसका इलाज किया जा सकता है। ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। नहीं, हम यही चाहते हैं कि ये जानकारी सब लोगों तक पहुंचे और वो हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ताकि हमारा भारत और विकसित देश बने। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर इससे आपको मदद जरूर मिली होगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उसके सजेशंस भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम वो भी कोशिश करेंगे कि अगला टॉपिक उसी चीज पर हो। ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइफ। थैंक यू।